कल हम लोग देख लिए थे कि 1D एरे क्या था, जो भी था पढ़े, पहले भी पढ़े थे। 2D एरे भी पढ़े हो, लेकिन जस्ट तब भी ओवरव्यू करते हैं। तो यहाँ पहले कह रहा है कि 2D एरे कैन बी डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एरे। 2D एरे क्या है? एक एरे का एरे है, एक एरे है, उसका अगर हम एरे क्रिएट करते हैं तो 2D एरे। The 2D array is organized at matrix which can be representation as collection of rows on column। अब 2D बोला, 2D एरे क्या है? 2D एरे एक एरे का एरे है। 2D एरे ऑर्गेनाइज कैसे होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहो या कहीं कहो, वो एक मैट्रिक्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। मैट्रिक्स हम लोग सारे को देखे हुए हैं कि मैट्रिक्स कैसा होता है, उसमें रो और कॉलम होता है। तो वैसे कहा 2D एरे भी एक मैट्रिक्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, जिसको हम लोग रो और कॉलम के कलेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले बोला 2D एरे क्या? एक एरे का एरे है, और 2D एरे हमारे थी में मेमोरी में या जहां भी हो एक मैट्रिक्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, जिसको हम लोग एक रो और कॉलम का रिप्रेजेंट करते हैं। However, 2D array are created to implement a relational database look like data structure। कह रहा है 2D array क्रिएट क्यों किया जाता है? तो 2D array क्रिएट किया जाता है क्यों? हमको एक अपने डाटा स्ट्रक्चर को रिलेशनल डाटाबेस का एक रूप देना है, उसके लिए 2D array क्यों क्रिएट किया जाता है? तो हमको अपने को डाटा स्ट्रक्चर को क्या करना है? हम जो डाटा का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हम जो डाटा का स्ट्रक्चर क्रिएट, उस डाटा के स्ट्रक्चर को हमको एक रिलेशनल डाटाबेस का देना है। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है? तो ये हम बताए हुए थे, डाटाबेस जब पढ़ा रहे थे, तो रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है कि डाटाबेस में सारा एक टेबल के रूप में स्टोर होता है। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा हमारा एक टेबल के रूप में स्टोर होता है। तो टेबल जब ही हमको पता है, तो टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम होता है। तो यही होता है कि रिलेशनल डाटाबेस में जो भी डाटा होता है वो रो और कॉलम में स्टोर होता है। एक रो है, एक कॉलम है, उसमें अलग डाटा स्टोर होता है। यही कह रहा है 2D एरे का क्रिएशन किया जाता है ताकि हम अपने डाटा स्ट्रक्चर को एक रिलेशनल डाटाबेस का लुक दे सके। It provide ease of holding bulk of data at once which can be passed to any number of function wherever required। उसके बाद कह रहा है कि ये क्या करता है? हमको इजीनेस प्रोवाइड करता है कि हम कहीं पे किसी एक बार में बल्क ऑफ डाटा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एक बार में स्टोर कर सके, जो किसी फंक्शन में पास किया गया हुआ है। 2D एरे क्या कर रहा है? 2D एरे का क्रिएशन क्यों हो रहा है? ताकि हमको अपने डाटा स्ट्रक्चर को रिलेशनल डाटाबेस का लुक देना है। रिलेशनल डाटाबेस क्या है? रिलेशनल डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर होता है वो एक टेबल में रो और कॉलम के रूप में स्टोर होता है। उसके बाद बोला कि ये हमको क्या करता है? रिलेशनल डाटाबेस या 2D एरे हमको एक इजीनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एक बार में बल्क ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि किसी n नंबर ऑफ फंक्शन में पास हुआ है, जहां भी हमको रिक्वायर्ड हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब क्या है? अब आया बात कि ठीक है 2D एरे तो हम पढ़ लिए कि 2D क्या एरे। अब 2D एरे को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? 2D एरे को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? तो कह रहा है the syntax of declaring two-dimensional array is very similar to that of one-dimensional array given as follow। एक टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स है वो बहुत तरह से एक टाइप से सिमिलर है हमारा वन डायमेंशनल एरे की तरह। जो हम लोग का वन डायमेंशनल एरे था, उसके सिंटेक्स जो था उससे बहुत पूरी लगभग सिमिलर है हमारा टू डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स। क्या है उसमें? वहां क्या रहता था? मेरा सिर्फ एक सब स्क्रिप्ट रहता था, यहाँ दो सब स्क्रिप्ट है। मेरे नाम के बाद वहां सिंगल सब स्क्रिप्ट रहता था, यहाँ दो सब, जिसमें एक सब स्क्रिप्ट क्या कर रहा है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा सब स्क्रिप्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां क्या हो रहा था? सिर्फ एक सब स्क्रिप्ट लेते थे जो मेरा एक ही को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ हम लोग दो सब स्क्रिप्ट ले रहे हैं, एक सब स्क्रिप्ट ले रहे हैं रो के लिए, एक कॉलम के लिए। देखो क्या है, int r max row max column, however it produce the data structure which look like following। अब ये जो क्रिएट करेगा तो हमारे मेमोरी में ऐसा क्रिएट करेगा। एक कोई ब्लॉक रहेगा जिसका एड्रेस रहेगा, वहां एक ब्लॉक था जिसका एड्रेस था A0, एक A नाम का कोई ब्लॉक था, उसका एड्रेस था A0। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, उसका एड्रेस है A00। फिर एक ब्लॉक है A01, A02, ऐसे करके 0 and 1। फिर वैसे रो है, एक रो है उसका A0, दूसरा का 10, 20, 30, ऐसे करके n-1 तक। तो ये हमारे क्या है? 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन है कि 2D डाटा स्ट्रक्चर कैसे हमारे मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है ये?
अब कह रहा है कि above image shows the two dimensional array, the element are organized in the form of row and column. ऊपर का जो इमेज है वो क्या कर रहा है, एक टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे सारा एलिमेंट एक रो और कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो रहा है। जो ऊपर का इमेज है वह वो हमको क्या कर रहा है, एक टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे सारा एलिमेंट एक रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज रिप्रेजेंटेड बाय A00। कह रहा है कि पहला एलिमेंट, जो पहले रो का पहला एलिमेंट है, उसको हम A00 से रिप्रेजेंट करें, जहां पे नंबर where number shown is the first index is the number of row while number shown in the second index is number of column। हम बोले कि पहले रो का पहला एलिमेंट को हम A00 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे पहला नंबर क्या कर, पहला इंडेक्स जो है वो मेरा रो का नंबर है और सेकेंड इंडेक्स कॉलम का नंबर है। हम लोग अब ज्यादा मैट्रिक्स सबको ही पढ़े हो, सबको पता है कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सीधे मान लो कि 2D एरे मतलब मैट्रिक्स। अब कह रहा है हाउ टू एक्सेस दी डाटा इन दी 2D एरे। 2D एरे के डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे, स्टोर तो कर दिए। तो ड्यू टू फैक्ट दैट द एलिमेंट ऑफ 2D एरे कैन बी रैंडम एक्सेस। अब कह रहा है कि जैसे 1D एरे का एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते थे, तो वैसे ही 2D एरे के भी एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और इस कारण से सिमिलर टू 1D एरे वी कैन एक्सेस द इंडिविजुअल सेल्स इन ए 2D एरे बाय यूजिंग द इंडेक्सेस ऑफ द सेल। कि जैसे 1D एरे में हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस उसके थी से, सेल के थी से करते थे इंडेक्स से, वैसे ही 2D एरे को भी हम एक्सेस उसके इंडेक्सेस से कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ हमको उसका रो और कॉलम दोनों बताना पड़ेगा। 1D एरे में हमको सिर्फ उसका पोजीशन बताना पड़ता था, यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि वो एलिमेंट किस रो में, उस एलिमेंट का कौन सा रो है, कौन से कॉलम है। जैसे मान लो हमको एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो एलिमेंट सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो हम क्या करेंगे A2 3 जहां पे वो 2 क्या बता रहा है कि सेकेंड रो है और 3 क्या बता रहा है थर्ड कॉलम है, तो ये है। अब कह रहा है हाउएवर वी कैन स्टोर द वैल्यू इन एनी पार्टिकुलर सेल ऑफ 2D एरे टू सम वेरिएबल बाय यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। ये अब स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर या इनिशियलाइज एक्सेस कैसे करेंगे, तो हमको पता था 1D एरे को हम सिंगल लूप के थ्रू एक्सेस करते थे। सिंगल लूप एक को लिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस और सबको एक्सेस करें। यहाँ हम उसको डबल लूप चलाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप पढ़े हो कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। तो पहला फॉर लूप चलेगा हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए और दूसरा फॉर लूप चलेगा नंबर ऑफ कॉलम के लिए। जैसे यहाँ हम चलाए फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, aij इक्वल टू 0। इससे क्या करेगा, पहला वाला एलिमेंट हमारा थी को इंक्रीमेंट करते रहेगा हर बार। ये j वाला क्या करेगा, J0 0 1 2 3 ऐसे करेगा, कॉलम को इंक्रीमेंट करेगा, और i वाला क्या करेगा, रो को इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो उसके बाद अगला देखते हैं क्या। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो वी नो दैट वी कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वन डायमेंशनल एरे इन सी प्रोग्रामिंग साइमल्टेनियसली। वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे, कि हमको साइज थी। हाँ 1D एरे में हम क्या करते थे, अगर मान लो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक एरे को, तो हमको साइज नहीं भी बता देते थे, चल जाता था। हम डायरेक्ट ब्रैकेट खोलते थे, नाम लिखते थे एरे का, और ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर नहीं भी लिखते थे, तो डायरेक्टली हो जाता था वर्क। लेकिन यहाँ बोला ये फंक्शन क्या होगा, 2D एरे में वर्क नहीं करेगा, तो हमको इसमें बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ है देखो, द सिंटैक्स टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज 2D एरे, एक 2 रो और 2 कॉलम का हम एक अथी ले रहे हैं एरे, तो हम 2 लिखे और उसका वैल्यू इनिशियलाइज किए। द नंबर ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 2D एरे इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ये हमको पता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या होगा, उसका रो जितना है उसका जितना कॉलम है उसके हिसाब से। अब स्टोर करने के लिए देखो क्या हो रहा है, एक कह रहा है कि स्टोरिंग यूजर डाटा इनटू 2D एरे एंड प्रिंटिंग इट। क्या है, तो studio.h है, void में int array 33ij, एक लूप चलाए for i equal to 0, i less than 3, i plus plus, for j equal to 0, j less than 3, j plus plus। printf यूजर को मैसेज दिए कि इंटर a%d ij scanf, और लास्ट में प्रिंट कर देगा। लास्ट में प्रिंट किए तो वो जैसे वहां था वैसे ही प्रिंट होगा। अब हाँ, उसको हम लोग फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम देखे हुए थे, वहां पे सी में बताए थे कि फॉर्मेटिंग के हिसाब से हम कैसे अलग अलग हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर है ये। अब ये जावा का है, तो जावा हम लोग पढ़े नहीं, तो जावा का ही छोड़ते हैं। जावा हम लोग पढ़े, सी हैज का ही सारे लैंग्वेज का लिखा देता है।
तो वो सब हम पढ़े नहीं। अब कह रहा है कि मैपिंग 2D एरे टू 1D एरे, ये एक नया टॉपिक है, ये हम लोग वहां नहीं पढ़े थे कि एक 2D एरे को 1D एरे में मैप कैसे करेंगे। मैप करने का मतलब अगर हमको एक 2D एरे को बोल रहा है कि 1D एरे में आपको मैप करना है तो कैसे करेंगे। तो when it come to map a two dimensional array, most of us think that why this mapping is required। अब जब हम कह रहा है कि एक 2D एरे को मैप करने का बारी आता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये मैपिंग क्यों रिक्वायर्ड है। बहुत समय हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग सोचते हैं कि क्यों मैपिंग जरूरी है या ये मैपिंग है क्या। तो however 2D एरे एग्जिस्ट फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब कह रहा है कि हमको 2D एरे क्या है, मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से 2D एरे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मेमोरी में 2D एरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेमोरी में मतलब 1D एरे नाम का कुछ बताया ना कि डाटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो मेरे मेमोरी में एग्जिस्ट करता हो। तो 2D एरे वैसा कोई 2D एरे टाइप का कोई स्ट्रक्चर में मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम अपने अति सुविधा के लिए क्रिएट किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी में जब स्टोर करना रहता है तो हम अपने 2 डायमेंशनल एरे को कन्वर्ट करते हैं, मैप करने का मतलब कन्वर्ट करते हैं 1 डायमेंशनल एरे में और तब उसको स्टोर करवाते हैं। तो कैसे वो होता है कि 2D array are created to implement a relational database like table in the computer memory. The storage of 2D array is similar to that of 1 dimensional array. The storage वही है. The size of the 2 dimensional array is equal to multiplication of number of rows and column present. ठीक है. We do not need to map 2 dimensional array in the 1 dimensional array in order to store them in memory. कह रहा है कि एक तो हमको 2 डायमेंशनल एरे को तो नहीं करना है, लेकिन a 3 into 3 2 dimensional array as shown in the figure. However, this array need to be mapped to the 1 dimensional array to be stored. अगर मेरा एक 2 डायमेंशनल एरे है तो हमको मैप करने का जरूरी नहीं है। मतलब ये एक्स्ट्रा में जा रहा है कि देखो एरे 3 टाइप का होता है, 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे हमको नहीं, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे के लिए भी हमको मैपिंग नहीं चाहिए, लेकिन 2 डायमेंशनल से जब ऊपर जाता है तो मैपिंग करना पड़ता है। तो ये बताए कि छोड़ दे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा तुम्हारा टॉपिक। अगर तुम लोग कर सकते हो डाइजेस्ट तो हम लोग बढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। बता ही दीजिए सर। चलो दो टेक्निक है, ठीक है, कोई नहीं है। मैप मतलब मल्टी डायमेंशनल कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं क्योंकि कंपटीशन में तो हमेशा एक्स्ट्रा ही पूछता। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को ये बता दिए कि 1 डायमेंशनल एरे के लिए हमको मैपिंग नहीं चाहिए, 2 डायमेंशनल के लिए भी नॉर्मल है, लेकिन जब 2 डायमेंशनल से ऊपर जाता है 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल तो वहां हमको क्या करना पड़ता है, मैप करना पड़ता है। मैप करने का मतलब कि रिलेट करना पड़ता है कि ये, क्योंकि मेमोरी हमारा एग्जिस्ट 2 डायमेंशनल है, मेमोरी हमारा 3 डायमेंशनल नहीं है, ठीक है। मेमोरी में एक्स और वाई को एक है, लेकिन 3 डायमेंशनल उसका अब तो कोई नहीं है जेड डायरेक्शन। हमको पता है कि जब होता है तो एक एक्स की तरफ, एक वाई नीचे और एक एक्स ऊपर निकलता है 3 डायमेंशनल बाहर की तरफ। तो वो तो वैसा तो मेमोरी में कुछ है नहीं, तो हम लोग वहां क्या करते हैं 3 डायमेंशनल एरे को हम लोग क्या करते हैं, मैप करते हैं। तो वो मैप कैसे होता है, तो however this array need to be mapped to the 1 dimensional। कैसे, जैसे ये एक एरे है, इस एरे को हमको मैप करना पड़ता है। तो अब कैसे मैप होता है, तो देखो यहाँ क्या किया हुआ है, कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स। अब कह रहा है कि देयर आर 2 मेन टेक्निक ऑफ स्टोरिंग 2 डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। अब एक 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करने का 2 टेक्निक है मेमोरी में। कैसे, तो रो मेजर ऑर्डरिंग एक टेक्निक है, रो मेजर ऑर्डरिंग। अब ये रो मेजर ऑर्डरिंग को टेक्निक क्या है, in row measure ordering all the row of the 2 dimensional array are stored in the memory continuously. Consider the array shown in the above table, its memory allocation according to row measure order is shown below। तो रो मेजर ऑर्डरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रो मेजर ऑर्डरिंग में पूरे चीज को उसके रो और कॉलम सबको एक रो में ही स्टोर करते हैं। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखो सारे रो को 0 0 0 1 0 2 और 1 0 मेरा कहा जाता नीचे, हम अभी देखे हुए थे 1 0 कहा जा रहा था 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, ये था, ऐसे था 2 डायमेंशन। तो रो मेजर जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ही रो में सारा को स्टोर कर देते हैं कंटिन्यूअसली। इसी के आगे तो फर्स्ट रो ऑफ द एरे स्टोर इन द मेमोरी कंप्लीटली। इसमें क्या हो रहा है कि पहला रो का जितना भी था
पहला रो पूरा स्टोर हुआ मेमोरी में, फिर उसी के आगे उसी लाइन में कंटिन्यू करते हुए सेकंड रो स्टोर हुआ, थर्ड रो स्टोर हुआ, ऐसे करके एंड रो तक स्टोर हुआ। हमारा क्या हुआ, रो मेजर ऑर्डरिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे थी को जो भी मेरा थी एलिमेंट्स था, सारे एलिमेंट को एक ही रो में स्टोर कर रहे हैं। तो कैसे, पहला रो कंप्लीट किए, उसके बाद उसी के साथ लाइन नहीं चेंज करके उसी लाइन में हम कंटिन्यू करते हुए दूसरे रो को भी स्टोर किए, जैसे 02 तक यहाँ गया, फिर उसी रो में कंटिन्यू करते हुए 10 स्टोर हुआ, 11 12, फिर यहाँ सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, उसी रो में कंटिन्यू करता हुआ तीसरा रो गया 2021। तो ये था। अब देखो ये कैसे स्टोर हो रहा है, ये बता रहा है कि ये एक 2 डायमेंशनल था। इसमें क्या हुआ, इस पूरे रो को हम एंड तक गए 1 1 1 2 1 3, और यहाँ 1 3 से हम बैक आए यहाँ 2 1 2 3 2 2 3 2 3। तो ये कहा एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को क्या कर रहे हैं, रो मेजर एक टेक्निक है जिसमें हम रो को मेजर मान रहे हैं। हम नाम से ही पता चल रहा है कि रो मेजर ऑर्डरिंग, इसमें हम रो को मेजर मान रहे हैं कि मेरा रो क्या है, मेजर है, तो हम रो के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं कि पहला रो को ले रहे हैं, पहले रो को पूरा स्टोर करवा दिए मेमोरी में, फिर हम दूसरा रो को लिए और उसी में कंटिन्यूअसली उसी रो में उसी के साथ में स्टोर किए, फिर तीसरा रो लिए उसी में स्टोर किए। ये दूसरा है कॉलम मेजर, इसमें हम कॉलम को मेजर मानते हैं, उसमें रो को मेजर मान रहे थे, इसमें कॉलम को मेजर मान रहे हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू कॉलम मेजर ऑर्डरिंग, all the column of the 2-dimensional array are stored in the memory contiguously। देखो स्टोर दोनों में हमको पता है कि एरे का फीचर है, एरे का फीचर है कि चाहे वो हमेशा कंटिन्यूअसली स्टोर करेगा, तो चाहे हम रो मेजर ले या कॉलम मेजर ले, स्टोर होगा कंटिन्यूअसली। डिफर कहाँ कर रहा है, रो मेजर में हम लोग रो को मेजर मान के पहले रो को स्टोर कर रहे हैं, तब दूसरे रो को, तब तीसरे को। कॉलम मेजर में क्या होगा, पहले कॉलम को स्टोर करेंगे, फिर दूसरे कॉलम, तब तीसरा कॉलम। इतना ही अंतर होगा दोस्तों, वही चीज है। देखो द मेमोरी एलोकेट, इसमें क्या की 0 0 1 0 2 0, फिर 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2। तब क्या करना, फर्स्ट कॉलम ऑफ द array is stored in the memory completely, then the second row of array is stored in the memory completely, and so till the last column। यहाँ क्या हो रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, देखो रो जेड टाइप का, यहाँ ऐसे ऐसे चलेगा। पहले हम इस कॉलम को लिए 1 1 2 1 3 1, फिर यहां से गए 1 2, अगर नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके जो भी होगा, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये ऐसे ऐसे जाते रहेगा। डब्लू टाइप का एक आकार बनाते हुए, यहाँ क्या कर रहा था, जेड टाइप का आकार बना रहा था, और यहाँ डब्लू टाइप का एक आकार। तो ये दो टेक्निक था, क्लियर है? यस सर। कुछ नहीं था, जस्ट थी था, ये दो टेक्निक था कि हम 2D एरे को 1D में कैसे मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के लिए एक में बोला रो कि आप खाली रो को लीजिए, पूरे रो को एक बार में, तब सेकंड रो थर्ड रो, दूसरे में बोला पूरे कॉलम को लीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब कह रहा है कि कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ द रैंडम एलिमेंट ऑफ ए 2D एरे, कि 1D एरे में तो हमको पता थी कि एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1D एरे में हमको पता था कि हम एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर, हमको जिसका एड्रेस पता करना था तो बोला गया कि आपको बेस एड्रेस पता हो, प्रत्येक एलिमेंट का आपको 1D एरे को अगर करना है तो आपको बेस एड्रेस पता हो, फिर बेस एड्रेस के बाद आपको हर एक एलिमेंट का कितना साइज है वो पता हो, बस इतना पता हो, और लास्ट वो एलिमेंट पता हो, उससे हम फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला एक पढ़े थे उससे लगा के कर सकते। अब जब 2D एरे का बारी आएगा तो कैसे करेंगे? Due to fact that there are two different techniques of storing the 2-dimensional array in memory, there are two different formula to calculate the address of the random element of 2D array। अब कह रहा है कि हम अभी देखे थे कि हमारे मेमोरी में 2-dimensional array को स्टोर करने का दो अलग अलग टेक्निक है। हमारे मेमोरी में 2-dimensional array को स्टोर करने का दो अलग अलग टेक्निक है। एक कौन सा है? तो एक था रो मेजर, एक कॉलम मेजर। तो अब मेरा इसलिए यहाँ क्या होगा, दो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। तो पहला देखते हैं कि रो मेजर ऑर्डर के थ्रू कैसे होगा। तो इफ array is declared as AMN, where M is the number of the rows while N is the number of column, then the address of Aij, अब Aij कोई है, of the array stored in row measure is calculated and address of Aij is equal to B dot A, मतलब base address plus I into N plus J into size, where B क्या है, base address, और the address of first element of the array। I यहाँ क्या है हमको, तो जिस एलिमेंट को हमको फाइंड करना, सॉरी जिस एलिमेंट को फाइंड करना है उसका रो का
उस रो का इनटू एन क्या है, एन हमारा कॉलम है और जे क्या है जिस एलिमेंट को फाइंड करना है उसका कॉलम। डीए क्या है बेस एड्रेस, आई क्या है जिस हमको एलिमेंट को फाइंड करना है, जिस एलिमेंट को हमको एक्सेस कर सॉरी जिस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है उसका रो का नंबर इनटू एन, एन हो जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है प्लस जे है तुम्हारा कि जिस एलिमेंट को हमको एक्सेस करना है, जिस एलिमेंट का एड्रेस को हमको प्राप्त करना है उस एलिमेंट का रो का उस एलिमेंट का कॉलम इनटू साइज, साइज हो जाएगा उसका तीन। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखो क्या कि ये एक है A10 30, देखो ये 2 डायमेंशनल एरे है क्योंकि इसका एक रो ये है 10 से लेकर 30 तक, दूसरा रो 55 से 75 तक, तो ये है एक 2 डायमेंशनल एरे। इसका बेस एड्रेस है 0, ईच एलिमेंट का साइज 4 बाइट। तो अब इसमें कह रहा है एक कोई ए 1560 एक कोई कॉलम है, एक है जिसका थी रो क्या है 15 है और उसका कॉलम 68 है। अब इसका बोल रहा है एड्रेस फाइंड करना। एक कोई थी ब्लॉक है, एक कोई ब्लॉक है जिस ब्लॉक का रो क्या है 15 रो है 68 थी कॉलम में, उस एक कोई ब्लॉक है उसका एड्रेस पूछना क्या होगा। तो हम क्या किए एड्रेस ऑफ ये 0 क्योंकि बेस एड्रेस दिया प्लस 15 क्या है हमारा जिस ब्लॉक को एक्सेस करना है उसका रो का माइनस 10 क्यों किए तो मेरा इनिशियल वाला 15 माइनस 10 इनिशियल वैल्यू इनटू 68 ये था जिसको थी में माइनस 55 क्यों मेरा पहला रो जब पहला कॉलम इनटू 4, अब ये किए तो 332। मतलब हम आई यहाँ क्या हो रहा है मेरा आई यहाँ मेरा क्या जा रहा है, आई जा रहा है कि हमको जिस एलिमेंट को फाइंड करना है सॉरी जिस रो का या जिस कॉलम का हमको अरे जिस सेल का या जिस ब्लॉक का हमको एड्रेस प्राप्त करना है उसका रो माइनस इनिशियल रो, मेरा बेस रो जो है फर्स्ट रो जो है वो। वैसे ही तुमको अगर अथी जे क्या है यहाँ पे, जे यहाँ पे है तुम्हारा कि जिस ब्लॉक को हमको का एड्रेस प्राप्त करना है उस ब्लॉक का कॉलम का नंबर माइनस मेरा फर्स्ट कॉलम का नंबर, दोनों को एलिमेंट। क्लियर है? हेलो Yes, sir. क्लियर है नहीं है कोई डाउट? Yes, sir. बारिश हो रही है नहीं है तो अगला क्या है भाई कॉलम मेजर। अब ये कॉलम मेजर की एरे, फिर एक एरे है एम एन, एम क्या है नंबर ऑफ रोज और एन कॉलम। एड्रेस उसका क्या ए आई जे है कोई एक स्टोर्ड है और रो ये स्टोर्ड है कॉलम मेजर में, रो मेजर यहाँ लिखा हुआ कॉलम मेजर में। तो उसका एड्रेस का फॉर्मूला क्या है जे इंटू एम, वहां क्या था आई इंटू एन, वहां देखो क्या जाता दोनों को रिलेट करो, इस दोनों फॉर्मूला को रिलेट करो। वहां क्या था आई इंटू एन, जब हम रो मेजर के थ्रू कर रहे थे तो आई इंटू मेरा जो कॉलम था वो, यहाँ क्या है जे इंटू एम प्लस आई इंटू साइज प्लस बी ए। जे जहां पे क्या है जे हमारा है कि जिस साथी को ब्लॉक को हमको एक्सेस करना है उसका उसके कॉलम का नंबर, उसका कॉलम का नंबर इनटू एम क्या है कि मेरा ओवरऑल एरे का रो प्लस आई हमको पता है कि आई क्या है जिस ब्लॉक को हमको एक्सेस करना है उसका रो का नंबर इनटू साइज प्लस बी। जैसे यहाँ देखो क्या है ए -5 + 20 एक है और एक 2070 है, 2 डायमेंशनल एरे है। एक बेस एड्रेस इसका 1020 है, साइज ऑफ एलिमेंट 8 बाइट है। अब यहाँ 8 बाइट लिख दिया। आपको कह रहा है लोकेशन एक ढूंढना है, कोई एक ब्लॉक है जिसका क्या है जिसका रो 0 है और कॉलम 30 है, उसका लोकेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किए ए ऑफ 0 30 इक्वल टू, हमको पता है कि इसका जिसका फाइंड करना है उसका कॉलम क्या है 30 माइनस मेरा फर्स्ट कॉलम 30 माइनस 20 इंटू उसके बाद इंटू 24 है। 24 अब क्या है तो 24 मेरा यहाँ हो गया, अच्छा 24 यहाँ क्या हो गया 24 कहाँ से लिया है 24 + 5
अच्छा इसका साइज हो गया, हाँ साइज हो गया इसका, एक्चुअली इसका साइज है 24 दिया हुआ, साइज इसका 24 लिया हुआ है इंटू साइज और प्लस 5, कुछ इशू समझ में नहीं आया, 24 लिया तो लिया कहां से 24, चलो ये थी देखेंगे इसमें क्या है इसमें इसका समय, ठीक है ये, हेलो यस सर। हेलो, बोलो। मतलब वो बी और ए का वैल्यू लिया था क्या? बीए का नहीं लिया हुआ है जी, बीए का ये वैल्यू नहीं लिया हुआ, बीए का वैल्यू तो यहाँ लिया हुआ है 1020, वो ना 24, 30 माइनस 20 तो पता सर है कि वो ना 30, 24 मतलब एम है, एम कहाँ 24 है जी, नंबर ऑफ कॉलम है सर वो। नंबर ऑफ कॉलम तो 30, अच्छा हाँ मतलब इसमें दिया हाँ नहीं लेकिन हो ठीक है, हाँ हाँ ये इसका हो सकता है ये होगा, इसमें कॉलम होगा 24 कॉलम होगा, इसका कॉलम 24 होगा, हमको एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसलिए थी 24 होगा, हाँ -5 से लेके 20 तक जा रहा है ना, ठीक है, इसका ये हो गया, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, वो है नंबर ऑफ कॉलम प्लस आई लिया है 5 क्योंकि इसका फर्स्ट थी क्या था 5 था, इनटू साइज इसका 8 दिया हुआ है प्लस 1020, ये क्या किया हुआ 30 माइनस 20 क्या है मेरा जे है, जे क्या था हमको जिसका दिया हुआ है, हमको 30 कॉलम है जो जिसका हमको फाइंड करना है, उसका कॉलम नंबर क्या है 30, उसके बाद मेरा बेस कॉलम, मेरा फर्स्ट कॉलम क्या है 20 का वैल्यू क्या है 20, 30 माइनस, एक्चुअली फिर से जब मीटिंग कंटिन्यू किए तो हम लोग अच्छी नहीं वो कर पाए कंटिन्यू, तो क्या था, अच्छा अगला हम लोग देखते हैं लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट क्या है, अब लिंक लिस्ट को हम लोग एरे के अगर अच्छी में एरे के थी से पढ़े लिंक करके तो ज्यादा बेटर समझेंगे, एरे में हम लोग क्या देख रहे थे, एरे के केस में हम लोग देख रहे थे कि उसमें हमारा सारा मेमोरी, एक तो एरे में हर एक एलिमेंट को हम लोग कहे थे अब एलिमेंट्स कहते थे, उसके हर एक डाटा को एलिमेंट्स कहते थे, और वो सारा एलिमेंट्स क्या था कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर था, हम ये बात देखे थे कि एक अगर एक फर्स्ट ब्लॉक का अगर 2000 है तो अगला नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा 2004, थर्ड ब्लॉक का होगा 2008, 2012, 16 ऐसे करके होगा, यहाँ ये बोला कि इस लिंक लिस्ट में क्या है कि सारा ऑब्जेक्ट एक तुमको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको नोट करें, और वो नोट रैंडमली स्टोर्ड है मेमोरी में रैंडमली स्टोर्ड है, डायरेक्टली नहीं स्टोर्ड है, रैंडमली स्टोर्ड है मेमोरी, उसके बाद नोड क्या कर रहा है, नोड क्या है, तो एक नोड क्या कर रहा है, दो फील्ड को कंटेन कर रहा है, कोई भी नोड जो है वो दो फील्ड को कंटेन कर रहा है, कौन कौन सा, एक फील्ड क्या कर रहा है उस पार्टिकुलर एड्रेस पे डाटा को स्टोर कर रहा है, और दूसरा फील्ड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है दूसरे नोड का पॉइंटर को स्टोर कर रहा है, दूसरे नोड का और दूसरा नोड एक पॉइंटर को स्टोर कर रहा है जो किसी दूसरे नेक्स्ट नोड का एड्रेस को कंटेन कर रहा है, नोड क्या कर, एक नोड क्या है, एक नोड दो फील्ड को कैरी कर रहा है, पहला फील्ड क्या कर रहा है उस पार्टिकुलर एड्रेस पे डाटा को स्टोर कर रहा है, और दूसरा फील्ड क्या कर रहा है एक पॉइंटर को स्टोर कर रहा है जो पॉइंटर नेक्स्ट नोड का क्या कर रहा है एड्रेस को कंटेन कर रहा है, तो इससे क्या होगा हम जब किसी नोड को एक्सेस करेंगे तो हमको वहां का एलिमेंट डाटा तो मिलेगा, और हमको उसके बाद पॉइंटर के थ्रू क्या होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिल जाएगा कि हमको इसके बाद किस एड्रेस पे जाना है, उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां से फिर वो एलिमेंट को हम वहां के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, वहां पे कोई एड्रेस स्टोर होगा, वो एड्रेस उस एड्रेस के थ्रू हम थर्ड पे जाएंगे, और जो लास्ट नोड लास्ट लिंक लिस्ट होगा, लास्ट लिंक लिस्ट का या लास्ट नोड जो होगा उस नोड में सिर्फ क्या होगा तुम्हारा सिर्फ डाटा स्टोर होगा, और उसका पॉइंटर वाला पार्ट नल होगा, या वहां नल पॉइंटर स्टोर होगा, नल पॉइंटर स्टोर होगा, तो जब ही नल मिलेगा तो वो समझ जाएगा इसका मतलब अब आगे नहीं जाना है, ये नोड लास्ट है, जब लास्ट नोड पे जाएगा लास्ट नोड पे उसको क्या मिलेगा वैल्यू मिलेगा, और पॉइंटर वाले पार्ट में एक नल पॉइंटर मिलेगा, और नल पॉइंटर कुछ पॉइंट नहीं करेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पे मेरा लिंक लिस्ट इंट हो रहा है, क्लियर है, यस सर, तो ये यस सर। लिंक लिस्ट में यही हो रहा है एरे और लिंक लिस्ट का, अब लिंक लिस्ट का यूज क्या है, तो
the list is not required to continuously present in the memory. The not required to continuously present it. लिस्ट क्या था, एरे को हम क्या करते थे हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी में करते थे। अब बोला लिस्ट की आवश्यकता नहीं है अगर हमको मेमोरी में कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहना है। अगर मेमोरी में हम चाह रहे अपने डाटा को कंटिन्यूअसली स्टोर करना तो हमको लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमको लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। द नोड कैन डिसाइड एनीवेयर इन द मेमोरी, the node can decide anywhere in the memory and link. क्या हुआ सर? एक बार वो फिगर जो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना, इस फिगर को। अच्छा ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है। ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट के केस में जो पहला नोड आती है, पहला नोड जो रहता है, फर्स्ट नोड को हम लोग हेड कहते हैं। ये तो वही हेड कहा हुआ है, ये पहला जो है नोड, पहला फर्स्ट नोड को हम लोग हेड कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी का पहला पार्ट क्या है, हमारा हेड है। अगर ऊपर से हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा पार्ट क्या, हेड है। वैसे ही नोड में जो हम जब हम लिंक लिस्ट के केस में जाते हैं तो नोड में हमको, लिंक लिस्ट में हमको पता है कि उसमें क्या होता है, प्रत्येक नोड 2 फील्ड को कैरी करता है। नोड क्या करता है, प्रत्येक नोड 2 फील्ड। अभी तक हम जो वर्क करते थे तो हमारा प्रत्येक फील्ड पे एक ही नोड रहता था, एक नोड रहता था जो सिर्फ वैल्यू को कैरी करता था। अब वहां पे बोला 2 फील्ड रहेगा। एक फील्ड क्या करेगा, जो फर्स्ट फील्ड रहेगा वो फर्स्ट फील्ड डाटा को स्टोर करेगा, और सेकेंड फील्ड एक पॉइंटर को स्टोर करेगा, जो पॉइंटर किसी नेक्स्ट नोड का एड्रेस को कैरी करेगा। तो वही ये कर रहा है कि यहाँ पे देखो 12 स्टोर है, और यहाँ पे क्या, एक लिंक स्टोर है। लिंक कहने का मतलब एड्रेस स्टोर है किसका, ये एक कोई दूसरा नोड है, उस नोड का एड्रेस स्टोर है। तो जब हम लोग विजिट करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ ये विजिट करेगा, इस डाटा को एक्सेस कर लिया। उसके बाद इस पार्ट पे जब आएगा, लिंक वाले पार्ट पे, इसको यहाँ पॉइंटर मिलेगा, इस पॉइंटर के इस एड्रेस मिलेगा, इस एड्रेस के थ्रू ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे इसको फिर यहाँ से ये डाटा को एक्सेस कर लिया, और फिर पॉइंटर वाले पार्ट पे आएगा। पॉइंटर वाले पार्ट पे आया, यहाँ पे भी उसको कुछ लिंक मिलेगा, उस लिंक को मिलेगा, उस लिंक, वो लिंक रहेगा इसका, कोई नोड है, इस नोड पे आया, फिर इसके डाटा को एक्सेस कर लिया। और जब यहाँ पे ये पार्ट में गया, पॉइंटर वाले पार्ट में गया, तो यहाँ पे इसको मिलेगा नल पॉइंटर। पॉइंटर में के केस में हम लोग पढ़े थे नल पॉइंटर किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं करता है, नाम ही है नल। तो नल पॉइंटर जब भी मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे लिस्ट मेरा एंड कर गया। तो जो लास्ट लिस्ट रहता है या लास्ट नोड रहता है उसको टेल कहते हैं। फर्स्ट नोड को हम लोग हेड कहते हैं और लास्ट नोड को टेल कहते हैं। तो वही ये लिखा हुआ है कि यहाँ गया, यहाँ से डाटा को एक्सेस किया, लिंक को एक्सेस किया, इस लिंक के थ्रू ये यहाँ पे गया, यहाँ से 20 को एक्सेस किया, 20 को एक्सेस करने के बाद ये क्या किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई एड्रेस था उसके थ्रू यहाँ गया, 28 को एक्सेस किया और देखा यहाँ नल है, नल मतलब एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट एंड कर लिया। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब लिंक लिस्ट का क्या थी, यूज क्या है, लिंक लिस्ट का यूज क्या है? तो कह रहा है कि द लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूअसली प्रेजेंट इन द मेमोरी। अब कहा कि अगर हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है या ऐसी आवश्यकता है कि हमको अपने डाटा को मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर करना है। अरे बोल सकते हो, बहुत बारिश और हवा चल रहा है। राहुल देख लो, तो यहाँ तो धूप है निकला हुआ जी, बारिश। चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हमारा हो जाए, रिकॉर्डिंग हो रहा है राहुल, अगर जैसा थी है वैसा देख लो रिकॉर्डिंग। तो क्या कहा कि अगर हम हमारे डाटा को, अगर हमको मेमोरी में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कंटिन्यूअसली स्टोर करना है तो हम कभी लिस्ट की हम आवश्यकता नहीं। अगर हमारे डाटा को मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर करना है तो हम एरे के थ्रू करेंगे। जब अगर हमको कंटिन्यूअसली स्टोर करना है तो कभी हमको मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कह रहा है द नोड कैन डिसाइड एनीवेयर इन द मेमोरी एंड लिंक टुगेदर टू मेक ए लिस्ट। उसके बाद जो हमारा नोट्स है वो नोट्स मेमोरी में कहीं भी डिसाइड करेगा, लेकिन वो एक दूसरे से लिंक करके एक लिस्ट को क्रिएट करेगा। मेरा जो है पहला बोला कि लिस्ट की हमको आवश्यकता नहीं है जब हमको मेमोरी में क्या करना है, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहना है, कंटिन्यूअसली। उसके बाद बोला नोड मेरा मेमोरी में कहीं भी डिसाइड करेगा। मेरा एक मेमोरी है, मान लो ये कोई मेमोरी है ब्लॉक, इसमें ये क्या करेगा, एक नोड यहाँ भी एग्जिस्ट करा, एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करा, एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करा, एक नोड यहाँ एग्जिस्ट करा, मतलब पूरे मेमोरी में छितराया है कहीं भी, लेकिन ये सारा नोड क्या एक दूसरे से लिंक्ड है।
और लिंक करके एक लिस्ट फॉर्म कर रहा है। ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, और वो लिंक कैसे है, लिंकिंग का काम कौन कर रहा है, तो इसका जो ये सेकेंड पार्ट है वो पार्ट कर रहा है। सेकेंड पार्ट जो पॉइंटर को कैरी कर रहा है वो पॉइंटर, वो सेकेंड पार्ट कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद लिस्ट साइज इज लिमिटेड टू मेमोरी एंड डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। उसके बाद दूसरा क्या था कि एरे का जब हम लोग देख रहे थे, तो एरे में हम लोग को चाहे थी, एरे के केस में हम लोग देखे थे, चाहे हम लोग को क्या, चाहे हम लोग को पहले थी एरे का साइज बता देते पहले, चाहे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू करें, हमको एरे का साइज बताना पड़ता था कि हमको एरे में एटलीस्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में भी हम लोग देखे थे कि हम लोग को बताना पड़ता था कि आपको कितना डाटा इंटर करना है, आपको तो उस हिसाब से वो क्या करता था, उतना ब्लॉक क्रिएट कर देता था, तो वहां हमको बताना पड़ता था। यहाँ बोला कि लिस्ट का साइज है ना, वो मेमोरी जितना तुम्हारा मेमोरी, अगर तुम्हारा 512 जीबी का मेमोरी है तो तुम्हारे लिस्ट का साइज 512 जीबी होगा। तुम्हारे अगर मेमोरी का साइज 1 टीबी है तो तुम्हारे लिस्ट का साइज भी 1 टीबी हो जाएगा। तो यही है कि एक तुम्हारा लिस्ट का साइज तुम्हारे मेमोरी के साइज से लिमिटेड है, और हमको उसको एडवांस में बताना नहीं पड़ता था। दूसरा एडवांटेज ये। फिर एम्प्टी नोड कैन नॉट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट। उसके बाद तीसरा क्या था, एरे के केस में हम लोग मान लो अगर क्रिएट कर दिए थी, जैसे हम लोग अगर जब स्टैटिक एरे क्रिएट करते थे, मान लो हम एक एरे क्रिएट कर दिए 10 एलिमेंट का, और हम उसमें 6 एलिमेंट ही स्टोर किए, 4 ब्लॉक तो मेरा खाली है। हम एक एरे क्रिएट किए जिसका 10 एलिमेंट का ब्लॉक एरे क्रिएट किए, उसमें हम 6 एलिमेंट को स्टोर कर दिए, तो मेरा 4 ब्लॉक तो खाली है, तो वो तो वेस्ट जा रहा है मेमोरी, बेकार का उसको मेमोरी एलोकेट करवाए। ये काम यहाँ नहीं होगा। यहाँ बोला जहां तुम्हारा नोड एम्प्टी होगा वो लिस्ट से गायब हो जाएगा। तुम्हारा नोड एक एम्प्टी नोड तुम्हारे लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा ही नहीं, वो नोड जहां एम्प्टी होगा तुम्हारा वो लिस्ट से गायब हो जाएगा, और तुम जहां उसमें फिर डाटा डालोगे फिर नोड क्रिएट हो जाएगा। डाटा डालोगे नोड क्रिएट हो गया, डाटा जहां लिस्ट से तुम डिलीट करोगे नोड तुम्हारा डिलीट कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद है वी कैन स्टोर वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव टाइप और ऑब्जेक्ट इन दी सिंगल लिंक लिस्ट। उसके बाद चौथा बोला कि जैसे हम एरे में स्टोर कर सकते थे, यहाँ भी हम लोग प्रिमिटिव टाइप का डाटा, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, कैर हुआ, डाटा को या ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सिंगल लिंक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये था। अब आया कि एक लिंक लिस्ट को हम क्यों यूज करेंगे एरे के बदले। एरे के बदले हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करेंगे क्यों? Till now we are using array data structure to organize the group of element that are stored individually in the memory। कह रहा है हम लोग अभी तक क्या करते थे, एरे डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को जो इंडिविजुअल मेमोरी में और मेमोरी में इंडिविजुअली स्टोर करके ऑर्गेनाइज करते थे। हम अभी तक अगर कोई एक इंडिविजुअल नंबर ऑफ मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा का है, उसको हमको मेमोरी में स्टोर करना है, तो हम लोग उसको इंडिविजुअली एरे के अंदर ग्रुपिंग करके स्टोर करते थे। तो कह रहा है लेकिन हाउएवर एरे हैज सेवरल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज व्हिच मस्ट बी नोन इन ऑर्डर टू डिसाइड द डाटा स्ट्रक्चर व्हिच विल बी यूज्ड थ्रूआउट द प्रोग्राम। अब कह रहा है कि एरे का क्या है, लेकिन एरे का कुछ एडवांटेज भी था, कुछ डिसएडवांटेज भी था। एरे का बहुत सारा एडवांटेज भी था, डिसएडवांटेज, जिसको हमको जानना चाहिए ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि हम अपने प्रोग्राम में कौन सा पार्ट को यूज करें। बोला एरे का क्या था, कुछ एडवांटेज था, कुछ डिसएडवांटेज था, जिसको हम लोग को पता होना चाहिए ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि हम लोग एरे यूज करेंगे कि लिंक लिस्ट यूज करेंगे। तो वो क्या है देखते हैं। एरे कंटेन्स फॉलोइंग लिमिटेशंस। एरे क्या क्या लिमिटेशंस था एरे के पास? द साइज ऑफ एरे मस्ट बी नोन इन एडवांस बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। पहला लिमिटेशन ये था कि हमको एरे का साइज एडवांस में बताना पड़ता था। जब अगर हमको उसको प्रोग्राम में यूज करना है तो एरे का साइज को हमको एडवांस में पहले बताना पड़ता था। फिर इंक्रीजिंग साइज ऑफ एरे इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब एक एरे का साइज बढ़ाना हमको एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द एरे एट द रन टाइम। उसके बाद था कि किसी भी एरे का साइज को हमको रन टाइम के दौरान हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हमको अगर मान लो मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है और उस दौरान हम एक नया ब्लॉक मान लो कोई ऐड किए, उस समय हम साइज नहीं बढ़ा सकते। पहला बोला कि एरे का साइज क्या बढ़ाने का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद हम रन टाइम के दौरान इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी एरे का साइज को एक्सपेंड कर सके। दो, तीसरा ऑल एलिमेंट इन द एरे नीड टू बी कंटीन्यूअसली स्टोर्ड इन द मेमोरी। उसके बाद कहा कि तीसरा ये है कि
सारा एरे में सारा एलिमेंट को हम लोग को मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर करना पड़ता था। इंसर्टिंग एनी एलिमेंट इन द एरे, शिफ्टिंग ऑल इट्स प्रीडिसेसर। ये देखो एक सबसे बड़ा था कि अगर मान लो हम लोग एक एरे लिए, एक एरे में 10 एलिमेंट स्टोर कर दिए, अब हम चाह रहे हैं कि उसके 5वें पोजीशन पे हमको एलिमेंट, एक नया एलिमेंट को इंटर करवाना। हम क्या किए, एक एरे लिए, एक एरे का हमने 10 एलिमेंट हम स्टोर करवा दिए, अब एक चाह रहे हैं नया एलिमेंट को हमको उसके 5वें पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस 5वें पोजीशन पे इंसर्ट करवाने के लिए उसके बाद वाले को सारे को शिफ्ट करना पड़ेगा। 5वें जो अभी 5वां पोजीशन पे वो 6ठे पे जाएगा, 6ठा वाला 7वां पे जाएगा, 7वां वाला 8वां पे, 8वां वाला 9वां पे, 9वां वाला 10वां पे। तो सोच लो कि एक तुमको सिंगल सा एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए तुमको इतना करना पड़ा। एक तो तुम्हारा रिसोर्स खा रहा है, समय भी कंज्यूम कर रहा है, तुम्हारा प्रोग्राम हो सकता है समय लेगा, सारे को शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करके जगह बनाएगा तब तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे लिए जगह बनाएगा तब होगा। तो अगर हम एक तो छोटा मोटा है तो चलो एरे तो चल जाएगा। अब मान लो एक एग्जांपल हम लोग मान के चलते कि मेरा मान लो एक 1000 एलिमेंट हम एक एरे लिए हैं, उसमें 1000 एरे स्टोर किए हुए, 1000 एरे स्टोर किए हुए, हमको उसके 10th पोजीशन पे एक कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है। मेरे एरे में 1000 एलिमेंट इंसर्टेड है, हमको उसके 10th पोजीशन पे कोई एलिमेंट को स्टोर करवाना है, 10th पोजीशन। तो सोचो कि 10th के बाद वाला 11th से लेके 1000 तक के एलिमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स की अगर मान लो 1 लाख हमने स्टोर किया हुआ, तो 1 लाख वाले को स्टोर 11 से लेके 1 लाख तक, सोच लो कितना, मतलब लगभग कितना तुमको 99,000 एलिमेंट को तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा। वो कितना रिसोर्स खाएगा, रिसोर्स इंटेंसिव होगा और कितना ज्यादा समय लेगा। क्लियर हो रहा है विजन? ऐसा इसलिए तो ये ऐसा क्यों होता है, मतलब सर? क्योंकि वो सिमिलर टाइप का डाटा स्टोर करता है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या है, हर एक मेमोरी तुमको कंटिन्यूअसली स्टोर है, हर एक डाटा का लोकेशन है। अब तुम्हारा 5th पोजीशन का मान लो लोकेशन है 2000, अब तुम 2000 पे तुम्हारा पहले से कोई डाटा स्टोर है, 2000 पे कोई पहले से डाटा स्टोर है, और तुमको पता है कि एक लोकेशन पे हम एक ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो 2000 पोजीशन पे अगर नया डाटा को स्टोर करना है तो हमको उस प्लेस को पहले खाली करेंगे, तब ना उस प्लेस को खाली करेंगे। अब जब उस प्लेस को खाली करेंगे तो हम तो उसको या तो इधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे या राइट में। और राइट अगर किधर भी हम शिफ्ट करते हैं तो हमको पता है कि वहां पे भी कोई डाटा स्टोर है, उस डाटा का भी स्टोर, उसको हमको फिर राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे करते करते हमको पता है कि हर पोजीशन पे हम डाटा स्टोर किए हुए हैं, तो हर किसी को शिफ्ट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये था, ये लिमिटेशन था। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। क्लियर विजन करवा दिए कि मान लो हमको अगर 10th पोजीशन पे स्टोर करना है और 1 लाख एलिमेंट मेरे में पहले से स्टोर है, तो हमको एक डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमको 99,000 एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। सोचो कितना। तो वहीं अगर लिंक लिस्ट में क्या है, यूजफुल क्यों है, इट एलोकेट्स द मेमोरी डायनेमिकली। हालांकि ये मेमोरी को क्या करता है, डायनेमिकली इंसर्ट करता है। ऑल नोड ऑफ लिंक लिस्ट आर नॉन कंटीन्यूअस स्टोर्ड इन द मेमोरी। लिंक लिस्ट का सारा नोड क्या है, नॉन कंटीन्यूअस स्टोर होगा एंड लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पहला कि ये मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करता है, उसके बाद लिंक लिस्ट का सारा नोड मेरे मेमोरी में नॉन कंटीन्यूअस स्टोर होगा और एक दूसरे से पॉइंटर के हेल्प से लिंक होगा। Sizing is not a problem, no longer a problem, since we do not need to define its size at the time of declaration. उसके बाद अगला था कि अब जो एरे के केस में साइजिंग एक प्रॉब्लम था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको डिक्लेरेशन के समय में कोई साइज बताना नहीं पड़ता। लिस्ट ग्रो एज पर द प्रोग्राम डिमांड। लिस्ट जैसे जैसे प्रोग्राम का डिमांड है वैसे वैसे ग्रो करते जाता है, लिमिटेड टू अवेलेबल मेमोरी स्पेस। लिस्ट जैसे जैसे तुम्हारा प्रोग्राम का डिमांड है वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, लेकिन लिमिटेड है तुम्हारे मेमोरी के स्पेस से। क्लियर है? यस। देखो इस सबका प्रोग्राम कितना बड़ा जाता है, कहे थे। अब इसमें भी क्या होता है एथी में, देखो यहाँ तक हम छोड़ेंगे थोड़ा सा, इसका एक प्रोग्राम देख लेंगे कि नोड क्या होता है क्रिएशन, उसके बाद हम छोड़ देंगे, नहीं आ ज्यादा। अब है कि इसका थी जस्ट एक होता है कि जैसे मेरा एरे में था 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे,
यहाँ क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और भी अति होता है। ऐसे सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, देखो क्या सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, 3 लिस्ट होता है। तीनों क्या, लिंक लिस्ट भी, नॉर्मल लिंक लिस्ट का भी कुछ डिमेरिट्स होता है। इस सारे डिमेरिट्स को दूर करने के लिए फिर होता है क्या, सिंगल को दूर करता है डबल, और डबल का फिर दूर करता है ये सर्कुलर, तो वो होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिंगल लिंक लिस्ट क्या है। सिंगल लिंक लिस्ट जो हम लोग अभी देख रहे थे वो सिंगल लिंक लिस्ट था। सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट। सिंगल लिंक लिस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर सेट ऑफ कलेक्शन है, ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट का। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट में वेरी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोग्राम। अब कितना एलिमेंट लिंक लिस्ट में रहेगा स्टोर, ये हमको डिसाइड नहीं कर सकते, ये हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा। अगर हम अपने प्रोग्राम में 10 डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो 10 एलिमेंट रहेगा, 20 डाटा इंसर्ट कर रहे हैं 20 रहेगा। A node in the single linked list consists of 2 पार्ट। अब ये नोड पार्ट को ही नहीं है कि एक लिंक लिस्ट में नोड क्या करता है, 2 पार्ट को कैरी करता है, एक डाटा पार्ट, एक लिंक पार्ट। एक सिंगल लिंक लिस्ट में नोड क्या करता है, 2 पार्ट को कैरी करता है, एक डाटा पार्ट, एक लिंक पार्ट। डाटा पार्ट ऑफ द नोड स्टोर एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड। डाटा पार्ट ऑफ द नोड क्या करता है, एक नोड के अंदर 2 पार्ट रहता है, डाटा पार्ट, लिंक पार्ट। लिंक डाटा पार्ट क्या करता है, हमारे नोड का जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, मतलब जो भी वैल्यू है, जो भी नाम है, वेरिएबल है, जो है उसको स्टोर करता है। जबकि लिंक पार्ट क्या कर रहा है, लिंक पार्ट स्टोर द एड्रेस ऑफ इट्स इमीडिएट सक्सेसर, और लिंक पार्ट मेरा जो नेक्स्ट इमीडिएट सक्सेसर है उसके एड्रेस को कैरी कर रहा है। वन वे चेन, सिंगल लिंक लिस्ट को वन वे चेन भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें एक वे में चेनिंग हो रहा है। वन वे चेन और सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। अब जब ट्रांसवर्सिंग का बात आता है, हम लोग को पता है कि ट्रांसवर्स करने का, तो हम सिंगल लिंक लिस्ट को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कर सकते हैं। सिंगल कहने का मतलब, अगर यहाँ से हम चले, हम 23 पे विजिट किए, तो 23 से 34 पे अगर चल गए तो हम 34 से फिर बैक नहीं आ सकते, क्योंकि बैक आने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम एक बार इस 23 वाले नोड से हम 34 वाले नोड पे चल गए तो हम लोग फिर हम बैक नहीं आ सकते, हम आगे ही जा सकते हैं। वन डायरेक्शनल है। जैसे किसी अगर रास्ते में तुम चले गए, वन वे सुने होगा, वन वे में क्या रहता है कि हम अगर एक साइड से जा रहे हैं तो उस साइड से हम फिर वापस नहीं आ सकते, हमको अगर आना है तो फिर घूम के दूसरे साइड से आना पड़ेगा घूम के। तो वैसे कि वन वे चेन है, एक ही साइड से, ये है यही, इसी को दूर में ही डबल लिंक लिस्ट में किया गया, उसमें दोनों डायरेक्शन से तुमको है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसमें है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ईच नोड कंटेन ओनली one next pointer, therefore we cannot transfer the list in reverse direction। कह रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में हम नहीं इसको ट्रांसफर कर सकते। Consider an example where marks of the student of marks obtained by student in 3 subject are stored in a linked list। अब कह रहा है कि एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें कि एक कोई लिंक लिस्ट है, इसमें किसी स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर है। उसका पहला सब्जेक्ट में 23 है, सेकेंड सब्जेक्ट में 34 है और थर्ड में 90 है। इन दी अबव एग्जांपल द एरो रिप्रेजेंट द लिंक। अब ये एरो क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। द डाटा पार्ट ऑफ ईच नोड कंटेन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। प्रत्येक नोड का डाटा पार्ट क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रत्येक नोड का डाटा पार्ट क्या कर रहा है, जो उस स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स को ऑब्टेन किया गया अलग अलग सब्जेक्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द लास्ट नोड इन द लिस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय नल पॉइंटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एड्रेस पार्ट ऑफ द लास्ट नोड। अब लास्ट में इस लिस्ट का लास्ट नोड कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ था, उसके नल पॉइंटर से। हम बताए हुए थे कि नल पॉइंटर जो उसके एड्रेस पार्ट में स्टोर होगा। वी कैन हैव एज मेनी एलिमेंट एज वी रिक्वायर्ड इन द डाटा पार्ट ऑफ द लिस्ट। अब कह रहा है कि हम डाटा पार्ट में हम कितने भी एलिमेंट को डाल सकते हैं। ये डाटा पार्ट है, ये मत समझना कि एक ही हम यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पे कितने भी डाल सकते हैं एलिमेंट को हम रख सकते हैं एक डाटा पार्ट में। कम्प्लेक्सिटी का जब बात करें तो कम्प्लेक्सिटी का क्या, कम्प्लेक्सिटी क्या हो, तो इसका कम्प्लेक्सिटी क्या था, वहां हम लोग देखे थे सबका ओएन था। वहां एवरेज केस ले, बेस्ट केस ले, वर्स्ट केस ले, सभी केस में ओएन था। स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों था ओएन। यहाँ क्या है, थोड़ा चेंज करेगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ तो एवरेज केस में और बेस्ट केस में एक्सेस करने के लिए क्या है, टाइम का थीटा ऑफ एन। एवरेज केस के लिए हम पढ़े थे कि एवरेज के लिए क्या था, हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन था तो पढ़े हुए थे कि हम लोग वर्स्ट केस को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिग OH नोटेशन। बेस्ट केस को डिफाइन करने के लिए
बिग, देखो सब यही सब समझ में आएगा। अब जो नहीं पढ़ा होगा, हम लोग पढ़े हुए तो हम लोग यहाँ समझ रखते हैं, जो नहीं पढ़ेगा ये समझेगा क्या है, हम लोग पढ़े हुए कि ये क्या कर रहा है। कहीं भी अगर ऐसे मान लो थीटा एच लिख दे, थीटा एन लिख देगा, हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्या कर रहा है, एवरेज केस को डिफाइन कर रहा है। वहां पढ़े हुए थे कि वर्स्ट केस को डिफाइन Yes, sir. करने बिग ओ एच नोटेशन, बिग ओ एच BOH. और अधिक बेस्ट केस को डिफाइन करने के लिए बेस के लिए थीटा, ओमेगा नोटेशन, सॉरी ओमेगा। ओमेगा नोटेशन, Yes, और sir. एवरेज केस को डिफाइन करने के लिए थीटा नोटेशन, बेस्ट केस वर्स्ट केस को डिफाइन करने के लिए Yes, sir. बिग ओ एच नोटेशन, बेस्ट केस को डिफाइन करने के लिए ओमेगा नोटेशन, और एवरेज केस को डिफाइन करने के लिए थीटा नोटेशन। यहाँ देखो एवरेज केस, एक्सेस का एवरेज केस क्या है, थीटा एन। सर्च का एवरेज केस क्या है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा एन। यानी जितना एलिमेंट रहेगा उतना इसको समय लगेगा एक्सेस करने में, जितना एलिमेंट रहेगा उतना समय लगेगा सर्च करने में। लेकिन इंसर्ट करने का यहाँ क्या है, देखो घट गया। वहां इंसर्ट करने का भी था, एन था, एन था। क्यों? क्योंकि वहां इंसर्ट करने के लिए हमको हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता था, तो हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता था, इसलिए वहां इंसर्शन का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाता था। डिलीशन में भी वही काम होता था कि अगर हम एक एलिमेंट को डिलीट करें तो हमको फिर सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे इंसर्ट करने के लिए हर एक एलिमेंट को हमको शिफ्ट किए, Yes, sir. वैसे डिलीट करने का, तो इसलिए वो भी थीटा एन था। यहाँ देखो वो दोनों घट गया, ये दोनों घट गया। तो अब ये क्या होगा, अब मान लो हमको बोला जाएगा कि एक प्रोग्राम हम लोग को छोड़ दिया गया, अगर बोला जाए कि एक प्रोग्राम आप लिखिए, जिस प्रोग्राम में क्या होगा आपका, वो आप प्रोग्राम लिखना है, जिस प्रोग्राम में क्या करना है, वो क्या करेगा, यूजर से कितना भी डाटा लेगा, लेकिन उसको कम समय में तुम्हारा वो कम समय में उसमें ऑपरेशन करे, या उसमें हम क्या कर सके, इंसर्टिंग का काम मेरा कम समय में हो सके, मेरा इंसर्शन और डिलीशन कम समय में हो सके। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि हम दोनों काम एरे के भी थ्रू कर सकते हैं, लिंक लिस्ट, लेकिन लिंक लिस्ट का हमको जब पता रहेगा कि लिंक लिस्ट इंसर्शन थीटा 1 में कर रहा है और एरे इंसर्शन थीटा n में कर रहा है, तो हम ये यूज करेंगे। फिर अति वर्स्ट केस में क्या है, वर्स्ट केस भी इसका सेम है। वर्स्ट केस में देखो ओमेगा के थ्रू बिग ओ एच किया हुआ है, तो वर्स्ट केस में भी है ओ एन है, यानी जितना एलिमेंट रहेगा एक्सेस टाइम उसके हिसाब से अति होगा डिफाइन। सर्च भी वही होगा कि जितना अति टाइम रहेगा, जितना अति एलिमेंट है उतना सर्च में। इंसर्शन और डिलीशन भी वही है, यानी चाहे एवरेज केस का बात करें या वर्स्ट केस का बात करें, एक्सेस और सर्च का टाइम मेरे एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, एलिमेंट के नंबर पे। इंसर्शन का टाइम फिक्स कांस्टेंट रहेगा, ये क्या है, कांस्टेंट का है कि हमारा कितना भी एलिमेंट हो जाए हमको कोई मतलब नहीं है, समय उतना ही लगेगा, चाहे 4 एलिमेंट रहे, चाहे 10 एलिमेंट रहे, चाहे मेरे एरे में 20, मेरे अथी में लिंक लिस्ट में चाहे 4 एलिमेंट रहे, चाहे 10 एलिमेंट रहे, चाहे 40,000 एलिमेंट रहे, हमको इंसर्शन का मेरा फिक्स है कि कांस्टेंट समय लगेगा, मेरा कांस्टेंट समय लगेगा, इसका समय नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे अगर हम किसी पार्ट को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, तुम क्या करोगे, शिफ्ट नहीं करने जा रहे हो, तुम जस्ट क्या कर रहे हो, इसके बीच में जैसे मान लो हमको बोल रहा है कि ये एक पहला पोजीशन, पहला नोड है, सेकंड नोड है, हमको बोलेगा कि सेकंड पोजीशन पे हमको इंसर्ट करना है, हमको सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नोड का जस्ट डाटा को उठा के इस नोड का एड्रेस पॉइंट को उठा के उस पे पॉइंट करवा देंगे उसके अथी में, और उसका एड्रेस को उठा के यहाँ पे दे देंगे, बीच में इंसर्ट कर दिया। तुमको किसी को शिफ्ट नहीं करना, इस बीच में मान लो बोल रहा है एक नोड को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले का एड्रेस पार्ट को उठा के पॉइंट करवा देंगे उस नए नोड के अथी को, और उसका जो उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसको स्टोर करवा देंगे हम अपना थर्ड को। ऐसे करके हम किसी बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ किसी को शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम जस्ट एड्रेस को चेंज कर रहे हैं, हम एड्रेस को प्रीडेसर के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं हम अपनी न्यू लिंक लिस्ट पे, और न्यू लिंक लिस्ट के एड्रेस को सक्सेसर के थी में, इसलिए इसका की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन और डिलीशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रह रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ वर्स्ट केस में है, ओ एन है, यानी जितना तुम्हारा एलिमेंट रहेगा उतना स्पेस लेगा। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक, अब देखो यहाँ इसका Yes, sir. अब हुआ कि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, या छोड़ दे। हेलो, Yes, sir. क्या करें?